नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लूसेंट की सीरीज़ चल रही है। अगर आपने नहीं देखा हो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सारे वीडियोस 30 दिनों के अंदर 30 क्लासेस के अंदर पूरा लूसेंट ख़त्म करने का टारगेट है और 26वां दिन ख़त्म हो चुका है। केवल 4 दिन, इसको 4 क्लासेस बचे हुए हैं इसको ख़त्म होने में। तो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बहुत कुछ अभी आने वाला है, समय की कमी है। और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम को भी मैंने जितने चैप्टर हैं 38 चैप्टर हैं, 38 दिन में ख़त्म करने का सोचा था। लेकिन जो 38वां चैप्टर है ना, नेहरू के बाद का भारत, नेहरू के बाद का भारत, आपको मैं बता दूं कि एक किताब अलग ही है, उसको इसी में जोड़ा गया है। 125-135 पेज का वो चैप्टर है, तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन हमने 36 चैप्टर 36 क्लास में ख़त्म कर दिए हैं। आज 36वां चैप्टर हम लोग ख़त्म करने जा रहे हैं और 80% ये किताब ख़त्म हो चुकी है। ये 80% जो है 35 चैप्टर लगभग ख़त्म हो चुका है और 35वां चैप्टर जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस अवगत करा देता हूँ इन सब चीज़ों से मैं आपको। 35वां चैप्टर है भारतीय संविधान का निर्माण। 35वां चैप्टर है भारतीय संविधान का निर्माण। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक एक चैप्टर महत्वपूर्ण। अगर आपने ये पढ़ लिया तो देखिए, मिडिल पार्ट है आधुनिक भारत का इतिहास। पढ़ लिया तो फिर प्राचीन मध्यकालीन में समय नहीं लगता, इतिहास ऐसे ही पढ़ा था। और कितने आसान शब्दों में मैंने इसे बयां किया है, मैंने इस पर नोट्स बनाए हैं। ये नोट्स देख के आपको पता लगेगा। चलिए मैं नोट्स पे चलता हूँ सीधे। 35 नंबर चैप्टर भारतीय संविधान का निर्माण। ये देखिए पूरा जो है समरी है, कहाँ कौन सा चैप्टर है सबके बारे में पूरा डिटेल, पूरे विस्तार से यहाँ पे मैंने बताया है। कितने कितने नंबर में के पेज में है। जहाँ लूसेंट में 210 पेज का नोट्स बन गया है तो यहाँ 277 पेज का नोट्स बन चुका है। स्लोली हम लोगों ने शुरू किया बच्चे की तरह और समझते समझते हमने पूरी किताब को ख़त्म कर दिया। ऐसे ही पढ़ा जाता है। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जीरो से कैसे शुरू करके हम लोग जो है पीटी के लिए पढ़ते हैं, फिर मेंस के लिए पढ़ते हैं और कितनी मेहनत करते हैं या कितनी मेहनत हमें करनी चाहिए। मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर पाता। भारतीय संविधान का निर्माण, पेज नंबर 274 से 277, केवल 4 पेज में मैंने इसे समाप्त किया है, केवल 4 पेज में। चलिए देखते हैं नोट्स के बारे में। सारा नोट्स, अगर आपको अभी तक आपने नहीं देखा वीडियो तो जल्दी जल्दी देखिए और समझिए और बनाइए नोट्स, क्योंकि ये 1000 पेज की बुक कुछ नहीं है, इसके बाद भी बहुत कुछ पढ़ना है। तो नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, जाइए उस पर और देख लीजिए सारे वीडियोज़। तो चलते हैं सीधे उस चैप्टर पे। जी हाँ, भारतीय संविधान का निर्माण इस चैप्टर का नाम है। अध्याय 35। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये मेंस के दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। डेट तो आप लोग लूसेंट से पढ़ लेंगे, कब डेट को क्या कब हुआ था वो सब पढ़ लेंगे। लेकिन जब एक वैचारिक मत आपसे मांगा जाए, आपसे आपके विचार को पूछा जाए या फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में एक सुंदर उत्तर आपको देना पड़े, तो उसके लिए आपका लूसेंट से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको उस युग में जाना पड़ेगा। अगर भारतीय संविधान का निर्माण जो है हुआ और संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था और 26 नवंबर 1949 को इसका अंगीकार किया गया था, तो आपको 1949 के युग में जाना पड़ेगा। आपको 1949 के युग में जाना पड़ेगा
और वहाँ जाके सोचना पड़ेगा, आपको पास्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ जाके सोचना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या था। वहाँ पे आप क्या चीज़ समावेश करेंगे, जो आपको जानकारी है उसका समावेश करेंगे, कुछ ऐतिहासिक घटना का वर्णन करेंगे, कुछ अपना मत और कुछ पॉजिटिव चीज़ों को एक साथ मिला के आप एक सुंदर उत्तर को व्याख्यात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद संविधान सभा की पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, कैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि संविधान सभा जैसी संस्था बनानी पड़ी, संविधान सभा की रचना तथा प्रकृति, कैसे कैसे संविधान सभा में कौन कौन से लोग थे, किस तरह की प्रकृति थी, उसके बाद इसके बनने के बाद कैसे संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया और उसके बाद हमारा मूल्यांकन। इन 5 चीज़ों पे हम इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं, करेंगे मज़ेदार कहानियों की तरह और आपको समझ में आ जाएगा। रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी दोस्त। मेरा कोई भी चैप्टर, ये 35वां चैप्टर है, इससे पहले 34 चैप्टर हो चुके हैं। आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, रटने की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ेगी आपको, और कुछ डेट्स अगर याद है तो, क्योंकि हम क्रमवार पढ़ते आ रहे हैं, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। हमने कहाँ से शुरू किया था? हमने शुरू किया था जब पुर्तगालिस आए थे पहली बार, है ना, 1498 में, वहाँ से शुरू किया। कैसे व्यापार बनाया, कैसे जो है आंग्ल मराठा युद्ध, कैसे जो है पुर्तगालियों पर फिर अंग्रेज़ों ने प्रभुत्व जमाया, फिर अंग्रेज़ों ने अलग अलग देश के अलग अलग भागों पे प्रभुत्व जमाया, पड़ोसी विदेशी राज्यों में प्रभुत्व जमाया, कैसे बक्सर का युद्ध हुआ, कैसे बंगाल का युद्ध हुआ, कैसे फिर चीज़ें आगे बढ़ी, क्रांतिकारी चरण शुरू हुए, लोगों की जो है अंतरात्मा जागी, लोग राष्ट्र भावना को प्रेरित हुए, लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, 1857 का युद्ध हुआ, युद्ध नहीं विद्रोह हुआ, अंग्रेज़ों को के अकल ठिकाने आई, उन्होंने कुछ समय समय पर सुधार किए, कैसे हमारे यहाँ सामाजिक सुधार हुए, सांस्कृतिक सुधार हुए, फिर मामला आगे बढ़ा, फिर क्रांति हुई, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद का समय आया, उसके बाद उनको फांसी पर चढ़ा दिया एक 1931 में। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर से लड़ाई चालू हुई, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ऐसे लोगों ने अपनी लड़ाइयाँ जारी रखी, कई बार जेल हुई, मामला आगे बढ़ा, करते 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 हम लोग 1947 में देश को आज़ाद कर दिया। अब देश को आज़ाद कर दिया, आज़ादी के बाद अब संविधान की बारी आ गई है। कैसे संविधान, इसके बारे में हमने इससे पहले भी बहुत कुछ पढ़ा था, अभी भी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं संक्षिप्त परिचय से, और बड़े ही आसानी से जो है ना, हम लोग स्कूल में भाषण को रटते थे, यहाँ रटने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ स्थिति को समझने की आवश्यकता है। तो चलते हैं आज़ादी के उस काल में, उस दिन जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। ये तो याद होगा आपको, क्या इसको भी रटने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी के तुरंत बाद जो है सबसे बड़ी जो चुनौती थी देश के पास, संविधान का निर्माण करना, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये चैलेंज कर दिया था कि आप कीजिए तो सही नियम कानून। ऐसे भी हम भारतीयों को वो लोग निकम्मा समझते थे। तो इसमें क्या हुआ, दूसरा टॉपिक देखिए, उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत को रखा गया, क्योंकि लोकतंत्र बहुत आवश्यक था, लोगों का शासन बहुत आवश्यक था, क्योंकि भारत बहुसंख्यक, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ जनसंख्या थी दूसरे देशों की अपेक्षा। तो वयस्क मताधिकार, निर्वाचित संस्था, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका और व्यक्ति के समूह के अधिकार की वकालत की गई। कहा गया कि संविधान निर्माण में हमें इन सब चीज़ों को रखना पड़ेगा। एक आदमी चलाएगा तो राजतंत्र हो गया, फिर लोकतंत्र कहाँ रह गया। उसके बाद कुछ चीज़ों पे ध्यान देना पड़ा, जो उस समय भारत के सामने कुछ समस्याएं मुंह जो है बा के खड़ी थी, मुंह खोल के खड़ी थी निकलने को, जैसे निर्धनता, इसका उन्मूलन बहुत आवश्यक था। गरीबी बहुत थी देश में, क्योंकि सारा खजाना तो लोग लूट के लेके चले गए थे। अशिक्षा, शिक्षा की बहुत कमी थी। रोग कई तरह के होते, रोगों को दूर करना था। अमीर गरीब का फासला कम करना था। शहर गांव के मध्य दूरी समाप्त करनी थी। ट्रांसपोर्टेशन का विकास करना था, यातायात का विकास करना था, संचार का विकास करना था, ये सब चीज़ें। तो देखिए, पहले में हमने इस चीज़ों को ध्यान में रखा, दूसरे में हमने यहाँ सामाजिक चीज़ों को ध्यान में रखा, तीसरे में आते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पुनरुद्धार को ध्यान में रखा गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और यह विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान था, किसी भी देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान था।
तो ये जो है, ये छोटा सा जो है संक्षिप्त परिचय था कि कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर जब आवश्यकता पड़ी तो कैसे संविधान को लागू किया गया, बनाया गया। तो जानते हैं कि कैसे बना। देश तो आज़ाद हुआ, संविधान तो बना, भैया कैसे बना ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपने पढ़ाई शुरू की और आप पास हो गए, लेकिन बीच में क्या क्या हुआ ये लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि लोग सीधे आपको देखेंगे कि आपने पास कर लिया, आप कुछ बने, लेकिन बीच में क्या क्या हुआ वो देखेंगे, कितना संघर्ष हुआ था। संविधान सभा की पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है सभा, है ना, सभा मतलब बहुत सारे लोग, कई सारे लोगों का मिला जुला प्रतिनिधित्व, न कि एक व्यक्ति का। संविधान सभा की पृष्ठभूमि, यहाँ संविधान सभा का मतलब कि संविधान पर विचार हेतु सर्वसहमति से चुना गया व्यक्तियों का समूह अथवा निकाय, उसी को बोलते हैं संविधान सभा। भारत शासन अधिनियम 1919 के लागू होते ही क्या हुआ, गांधी जी द्वारा यह परिकल्पना की गई कि भारत का अपना एक संविधान हो। ये गांधी जी की परिकल्पना थी, ना कि अम्बेडकर की। 1925 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल एक्ट पास हुआ। कब? 1925 में। देखिए कहाँ से मामला शुरू हो रहा है, 1925 में हम चले गए हम। उसमें क्या किया गया कि उस एक्ट में संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने की का प्रथम प्रयास था। पहली बार ये प्रयास किया गया एक संवैधानिक रूप से देश चले, है ना। समय था 19 मई 1928, बम्बई में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट आई, क्योंकि नेहरू जी को चैलेंज किया गया था, मोतीलाल नेहरू को, कि अब बनाइए संविधान, देखते हैं कैसे बनाते हैं अंग्रेजों ने। तो उन्होंने कुछ चीज़ों को सम्मिलित किया इसमें, जैसे कि संसद के प्रति उत्तरदायी सरकार, संसद के प्रति जो है उत्तरदायी सरकार हो, न्यायपालिका तथा प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार हो, अल्पसंख्यक वर्गों को जो है अलग से अधिकार मिले, और संसदीय व्यवस्था की संकल्पना। ये 4 चीज़ों को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया था। 20 नवंबर 1949 को उपरोक्त सभी को संविधान में समाहित किया गया था, है ना। इन सबको बाद में सम्मिलित किया गया, लेकिन ये नेहरू रिपोर्ट से ही ये चीज़ें ली गई थी। उसके बाद 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने क्या किया, श्वेत पत्र के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी संस्था बनाएंगे जिसमें एक वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है क्या करेंगे, एक संस्था बनाएंगे जिसमें सबका समान प्रभुत्व हो, और वही संस्था संविधान का निर्माण करेगी। 1940 में क्या हुआ, अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को पहली बार स्वीकार लिया। 1942 में क्रिप्स मिशन ने संविधान बनाने की बात को स्वीकार किया, जो कि असफल हो गया। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन संविधान निर्माण के बुनियादी ढांचे को उसने प्रस्तुत किया। कैबिनेट मिशन में जो है संविधान निर्माण के बुनियादी ढांचों को प्रस्तुत किया गया। थोड़ा सा पेन निकल गया है, मैं इसको लगा लूँ 1 मिनट। तो संविधान सभा की बुनियादी ढांचा जो है वो किसने प्रस्तुत किया, 1946 में कैबिनेट मिशन, याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन असफल हो गया था। प्रत्येक प्रांत तथा देशी रियासतों को जनसंख्या के अनुपात में कुल स्थान आवंटित किया गया। प्रांतों को 292 और देशी रियासतों को 92। जी हाँ, यहाँ पे क्या किया गया, किसने, कैबिनेट मिशन में कहा गया कि प्रत्येक प्रांत और देशी रियासत जो है उनकी जितनी भी जनसंख्या है उसके अनुपात में उन्हें स्थान दीजिए। 292 प्रांतों को दिया गया और देशी रियासतों को 92 दिया गया। प्रांतों का वर्गीकरण मुस्लिम, सिख तथा साधारण, यहाँ हिंदू नहीं थे, मुस्लिम, सिख तथा साधारण।
प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्य को एकल संक्रमणीय मत से प्रतिनिधि का चुनाव करना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधि जो थे वो सर्व परामर्श से तय होंगे, मतलब सबके परामर्श से तय होंगे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें समाहित की गई। समय आया 3 जून 1947 को क्या हुआ था कि पाकिस्तान हेतु अलग संविधान सभा गठित किया गया था। बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर प्रांत, बलूचिस्तान, असम के सिलहट जिले भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये लोग अपना अलग खिचड़ी पका रहे थे। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान अंगीकार हुआ, जिसमें ये लोग नहीं थे। आगे देखते हैं और क्या क्या हुआ था। ये कैबिनेट मिशन का ये सब मांग था, संविधान बना नहीं था। ये कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव दिया था, विचार दिया था कि ऐसे आप लोग काम कीजिए, इसको आप बेस बनाइए इन सब चीज़ों को। इसमें क्या था, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान था, ये लोग इस चीज़ को नहीं मानते थे। और ये जो कुछ क्षेत्र हैं इनमें ये लोग भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो इनको भी इससे कोई मतलब नहीं था। तो वहाँ से जो है हम कह सकते हैं कि ये जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन ने ही जो है संविधान सभा की आधारशिला रखी। संविधान निर्माण में जो है निर्माण का जो है कार्य वहीं से शुरू हुआ। संविधान सभा की रचना तथा प्रकृति कैसी थी। संविधान का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा ने किया। अप्रत्यक्ष रूप से किसने किया, संविधान सभा ने किया, क्योंकि जो भी चीज़ पास होता था नियम कानून वो सबके विचार से होता था। कब कार्य आरंभ हुआ, 9 दिसंबर 1946 का दिन जो था ये इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इस दिन संविधान का कार्य शुरू हुआ। चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग का था ना कि अलग ही गंगा बहता था। ये लोग क्या किए, संविधान सभा का बहिष्कार करने लगे, नहीं चाहिए ऐसा संविधान सभा। क्यों, क्योंकि इनकी मेन मांग जो थी, मुख्य मांग वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान मांग पर अरे मुस्लिम लीग के सदस्यों का बहिष्कार से संविधान सभा के सदस्यों की संख्या गिर गई, एकदम 1/3 पे चला है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों में मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे और वो तो ऑलरेडी हट गए, छोड़ दिया। हमें तो पाकिस्तान चाहिए, हम इस संविधान में, ये तो भारत का संविधान है, इसमें हम लोग क्यों हस्तक्षेप करें, हमें पाकिस्तान दीजिए, पाकिस्तान में हम अपना संविधान बनाएंगे। गिर गई। अब प्रांतों में जुलाई 1946 में चुनाव हुए, जिसमें प्रतिनिधि देशी रियासतों के राजा द्वारा चुने गए, है ना। अब प्रांतों में जो चुनाव हुए तो उसमें कौन खड़ा होगा चुनाव में, ये देशी रियासत के जो राजा थे उन्होंने डिसाइड किया। अल्पसंख्यकों का भी पर्याप्त प्रतिनिधि था, अल्पसंख्यक भी थे, अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधि भी था। तो इन सब में प्रभावशाली सदस्यों में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर और GB पंत। तो ये लोग जो थे, ये सब जो है इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे संविधान सभा के। तो लगभग बात की जाए अगर अल्पसंख्यक वर्ग की, बात की जाए अगर अनुसूचित जनजाति या जाति के वर्ग की, तो सबका मिला जुला संगम था उसमें। कुछ और लोग भी थे, उनका नाम मैं यहाँ भूल गया, NG आयंकर, कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, आचार्य कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे संविधान सभा के। संविधान सभा के गठन के तुरंत बाद जो है विवाद हो गया। अभी विवाद क्या हुआ, ये विवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे विवाद हो गया, जब पूरा संविधान सभा बन गया, इन्होंने शुरू कर दिया अपना काम, तब फिर अंग्रेज आए। अब बोले कैसे भाई, मतलब आप जो कहिएगा वही नियम हो जाएगा, अपना मन से कोई भी क्या भारत सभा बना लेगा और उस सभा पूरे देश में वही उसी कानून चलेगा, हम आपके इसको वैधता नहीं देते। विंस्टन चर्चिल जो थे, जिन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था, इन्होंने जो है संविधान सभा की वैधता को चुनौती दी। बोला आपका तो संस्था ही वैध नहीं है, किससे आपने आज्ञा लिया। तब एक साहब निकल के सामने आए जिनका नाम था MR जयकर। इन्होंने एक विचार दिया, इन्होंने कहा कि संविधान सभा कैबिनेट योजना के अधीन है। मतलब कैबिनेट योजना ने तो वही बुनियादी बेसिक जो आधार जो था कैबिनेट योजना ने रखा था, उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि संविधान सभा कैबिनेट योजना के अधीन अस्तित्व में आई तथा ब्रिटिश सत्ता के अधीन है। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हमने संविधान सभा का निर्माण किया है कैबिनेट योजना के सलाह को ध्यान में रखते हुए, कैबिनेट योजना का जो सिफारिश था उसको ध्यान में रखते हुए, और आज भी ये ब्रिटिश सत्ता के अधीन है। किसने कहा था, MR जयकर ने अपना विचार दिया।
लेकिन अधिकांशतः सदस्यों ने इस विचार को क्या कर दिया, मानने से इनकार कर, नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। क्या बात है भाई, तो संविधान सभा एक संप्रभुता पर जोर दिया। ये संप्रभु संस्था है, मतलब अपनी एक अलग संस्था है, अपनी मालिक खुद है। सभा को स्वतंत्र माना गया और पूर्ण संप्रभु सभा घोषित किया गया। बोला क्यों हम अंग्रेजों, जब भारत आज़ाद हो चुका है तो हम फिर ये अंग्रेजों से क्यों हम लोग, माफ़ कीजिएगा 1946 में भारत आज़ाद नहीं हुआ था, संविधान सभा बन चुकी थी, संविधान बनना शुरू हुआ था, लेकिन उस समय इन्होंने कहा कि हमसे आप आज्ञा लीजिए, जबकि इन लोगों का मानना था कि देश तो ऑलमोस्ट स्वतंत्र हो चुका है, तो उनसे क्यों आज्ञा ले, हमारा देश आज़ाद है, अपना संविधान हम खुद बना रहे हैं, क्योंकि हमें तो आज़ादी मिलने वाली है, ये ब्रिटिश क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने संविधान सभा को स्वतंत्र तथा पूर्ण संप्रभु संस्था घोषित कर दिया। समझ रहे हैं, विवाद हुआ, विवाद कैसे हुआ। उसका संविधान सभा का प्रतिनिधित्व स्वरूप कैसा था। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव पर मतभेद हुआ। वयस्क मताधिकार का प्रयोग न होने पर आलोचना हुई, पूरे देश में आलोचना हुई। क्यों आलोचना हुई, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, आपसे में ये लोग मत दे देते थे, आपसे में वोटिंग करके जो है ये लोग अपने से अपने चुन लेते थे। लोगों का कहना था, पब्लिक का कहना था, जनता का कहना था कि आप वोटिंग कराइए पूरे देश में, पब्लिक वोट देगी और तब पता चलेगा कि कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। तो वयस्क मताधिकार का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आलोचना में था संविधान सभा। उसके बाद फाइनली संविधान सभा बनकर तैयार हो गई। लेकिन अगर हम इसका मूल्यांकन करें, संविधान निर्माण का मूल्यांकन, तो यह सत्य है कि संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के 2/3 बहुमत था, जिसमें कई महान नेता थे, कोई शक नहीं है। लेकिन संविधान सभा देश की जनता की आशा तथा अपेक्षा से पूरी तरह से परिचित थी। ये लोग पूरी तरह से परिचित थे, फिर भी जो है ये लोग काम वही करते थे, फिर भी ये लोग जो है काम वही करते थे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे थी। संविधान सभा देश की जनता की आशा अपेक्षा परिचित थी। कई सदस्यों ने समाजवाद की धारणा पर बल दिया, है ना। अब देखिए, कहते हैं ना, जितना लोग उतना विचार। अब सभा में शामिल मार्क्सवादी, गांधीवादी, समाजवादी, परंपरागत पूंजीवादियों ने अपने अपने तरीके से समाजवाद को परिभाषित किया। सबका ध्येय क्या था, देश में सामाजिक न्याय की स्थापना करनी थी, सबका एक ही गोल था, इसलिए सक्सेस हो गया। सामाजिक क्रांति की इस अवधारणा को ही आधार मानकर निम्न तत्वों का संविधान में निर्धारण हुआ, जैसे कि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, कार्यकारिणी सभा, विधायिक और न्यायपालिका। इन सब ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया और इन सबको समाहित किया गया ताकि सामाजिक क्रांति आए। संविधान निर्माण में केंद्रीकृत सरकार की आवश्यकता पर बल दिया गया। कहा गया कि केंद्र में एक सरकार होनी चाहिए जरूर। राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आंतरिक शांति को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन जैसी व्यवस्था को बल दिया गया। कुछ सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोध भी किया गया, लेकिन भाई जहां सब कोई सपोर्ट कर रहा है, कुछ लोग तो विरोध करने वाले मिलेंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके प्रत्यक्ष चुनाव को सामाजिक क्रांति का आधार माना गया। संविधान सभा बहुवैचारिक ढांचे के अंतर्गत काम कर रही थी, सबके विचार को एक साथ लेके चल रही थी। तो ये संविधान निर्माण में जो समस्याएं आई, चुनौतियां आई और कैसे संविधान सभा का निर्माण हो पाया और किस तरह से जो है विवाद हुआ और उसके बाद फाइनली हमारा मूल्यांकन। छोटा सा चैप्टर था, इम्पोर्टेंट था। और इसमें अगर प्रश्न अगर आ जाए कि भारतीय संविधान के निर्माण में, है ना, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की भूमिका का वर्णन करते हुए, है ना, उसकी रचना तथा प्रकृति पर अपना मूल्यांकन दर्ज करें या अपना मूल्यांकन बताएं, तो या खुद मूल्यांकन करें, तो या आलोचनात्मक व्याख्या करें, तो इसमें आपको ये चैप्टर काम देगा। उसमें आपको फिर आपने कितना पढ़ा है उस पर डिपेंड नहीं है, आपको बस उसके आधार पे, आपको इस चैप्टर के आधार पे आपको आंसर देना होगा। तो छोटी छोटी चीज़ें, जब संविधान संबंधित कोई प्रश्न आ जाएगा तब आपको यहाँ समस्या हो सकती है अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा। कहने को चैप्टर छोटा है लेकिन इसमें बहुत कुछ है। एक अच्छा उत्तर लिखने की प्रेरणा आपको ये चैप्टर देता है। पिछले चैप्टर को जरूर पढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ये तो सब छोटे छोटे चैप्टर हैं, क्योंकि तूफान अभी आने वाला है। आप देख सकते हैं अभी मैंने 36 को मोड़ के रखा है, जिसमें है राष्ट्रवादी विदेश नीति का विकास। ये सब छोटे छोटे चैप्टर है। उसके बाद प्रथम आम चुनाव, प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ थी। उसके नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत, ये 27 पेज का चैप्टर है। एक दिन में तो ख़त्म नहीं होगा लेकिन कोशिश करूँगा हो जाए।
नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत, और उसके बाद नेहरू के बाद का भारत, इसमें तो कहानी खत्म है। 39 चैप्टर हैं, ये 38 है। ये बाकी का इतना बुक जो आप देख रहे हैं, इतना पेज, ये इसमें 2 चैप्टर हैं। और ये जो हमने पढ़ा, ये लगभग 80% बुक को पढ़ लिया है। तो पीछे का चैप्टर जरूर देखिएगा, बहुत सारे कुछ है इसमें, थोड़ा सा कम चीज़ें पढ़नी हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक क्रम वाइज अगर आप पढ़ते हैं तो आपको उत्तर देने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, कैसा लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।